गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी रेलवे की सीरीज। रेलवे की सीरीज में 15 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। हमने एक टारगेट लिया है कि कुल मिलाकर के 90 लेक्चर्स के अंदर आपका मैथ्स का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवाया जाएगा। आज हमारा डे 16 है। 15 दिन इससे पहले हो चुके हैं। ये क्लासेस हमारी नॉन स्टॉप चल रही हैं। चैप्टर हमने क्या क्या पढ़ लिया है, तो मेंसुरेशन 3D हमारा हो चुका, उसके अलावा परसेंटेज हो चुका है, बोर्ड मास हो चुका है, प्रॉफिट लॉस हमारा रनिंग में है। ये किस सीक्वेंस में चलेंगे, इसके लिए मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर एक PDF भेजी थी। वहां ये मेंशन किया था कि ये चैप्टर होगा, उसके बाद ये होगा, फिर ये होगा, और किस चैप्टर को कितने दिन हम लोग डील करेंगे या कितने लेक्चर्स में उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे, ये भी मेंशन था। तो चलिए भाई, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले जरूरी बात यह है कि आपका ये जो पार्ट चल रहा है रेलवे के लिए, ये आपकी स्टेट लेवल की जितनी भी एग्जाम्स होती हैं उन सबको कवर करता है। रेलवे को हम लोग सेंटर में रखेंगे और इसके चारों तरफ अपनी एग्जाम्स बाकी जो है वो घूमती रहेंगी। CGL मेंस तक के लेवल को कवर नहीं कर पाएगा। ऐसे ही बैंक PO के जो लेवल हैं वहां भी ये वाला जो पार्ट है अपना, ये हेल्प नहीं कर पाएगा। लेकिन जो बच्चे SSC प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, CHSL की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की जिन्होंने तैयारी करनी स्टार्ट की है, तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको डेवलप करने में बिल्कुल ये सेशन आपकी अच्छी खासी हेल्प करेंगे। जरूरी बात यह है कि टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक की तरह ही आपकी एक ऐप होती है। आप प्ले स्टोर पर जाएं, वहां से टेलीग्राम को इंस्टॉल करें। जब आप उसमें सर्च करेंगे वासु स्टडी IQ, तो आपको मिलेगा एक चैनल वासु स्टडी IQ नाम से। इसे आप ज्वाइन करें। यहां पर मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूं डेली बेसिस के ऊपर एक तो जो हमारे लिंक्स हैं क्लास के, डेली बेसिस पर। मान लो किसी बच्चे ने कोई पर्टिकुलर क्लास मिस कर दी यूट्यूब पर, उसे ढूंढने में इश्यू आ रहा है, तो वो क्या करे, टेलीग्राम के थ्रू जैसे स्क्रॉल करके आप ऊपर जाएंगे, पर्टिकुलर डे की आपको लिंक मिल जाएगी। दूसरा, यहीं पर मैं आपको PDFs जो है उनको भी प्रोवाइड करवाता हूं। जैसे जैसे अपने चैप्टर कंप्लीट होते जाते हैं वैसे वैसे आपको सभी की PDF मिल जाएंगे। जो पीछे भी चैप्टर करवाए गए हैं उनकी भी PDF मिल जाती हैं। इन PDF की एक अच्छी बात ये रहती है कि यहां पर जैसे ही कोई सेशन होता है, मान लो लेक्चर 7 चल रहा है, लेक्चर 7 के जो क्वेश्चंस होते हैं उनसे जस्ट पहले आपको लिखा रहता है क्लिक हेयर फॉर वीडियो क्लास। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप लेक्चर 7 की वीडियो क्लास पर भी चले जाते हैं। तो ये हेडेक आपकी ढूंढने वाली है वो कंप्लीटली खत्म हो जाती है। इसके अलावा वासु स्टडी IQ नाम से जो डाउट ग्रुप है, इसे आप ज्वाइन करें। यहां पर आप अपनी एग्जाम रिलेटेड जितनी भी क्यूरीज हैं उनको सेंड कर सकते हैं। चलिए भाई, आज का सेशन है वो बेस्ड रहेगा अपना वैसे डिस्काउंट पर। डिस्काउंट भी यहां पर क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट है। कुछ सवाल हम लोग प्योर डिस्काउंट के डिस्कस करेंगे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट के जो मिक्स क्वेश्चन है उनको डील करेंगे। देखो, जब भी कभी आपके पास 2 सक्सेसिव डिस्काउंट हो, 2 लगातार डिस्काउंट होते हैं, एक मान लेते हैं हम लोग X% का और दूसरा डिस्काउंट हम लोग मान लेते हैं Y% का। इन दोनों के लिए जो एक सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा उसकी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं X + Y - X × Y / 100। ये बात हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं, कैसे निकलता है ये वाली बात भी देख चुके हैं हम लोग कि रेशो के थ्रू ये कंक्लूजन निकलते हैं, या फिर आप फॉर्मूले को एक स्टेप पर लगाते हो, एकदम जनरल अप्रोच से उसी को दोबारा लगाते हैं, तब आपके सामने ये फॉर्मूला निकल के आता है। तो परसेंटेज के अंदर भी ये एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्लस यहां पर डिस्काउंट में इसकी आपको हेल्प मिलेगी। तो कुछ सवाल ऐसे होंगे जहां पर आप इसकी हेल्प ले सकते हैं, कुछ सवाल ऐसे होंगे जहां पर आप 100 का सहारा ले सकते हैं, और कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जहां पर आप रेशियो की हेल्प ले सकते हैं। हर बात को मैं क्वेश्चन के हिसाब से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा कि बच्चे के दिमाग में ये जनरल एक कंफ्यूजन रहता है कि सर कौन सी जगह किस चीज को अप्लाई करें। तो देखो, क्वेश्चन करेंगे उसमें ये बात क्लियर हो जाएगी। वैसे तो जब भी कभी आपके पास इजी वैल्यू हो, जैसे इस सवाल में आपको दिख रहा है 10% और 20% के 2 क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा
10% और 20% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, इनके लिए एक इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट क्या होगा। तो आपका मन करे तो देखो पहले तरीके से आप इसे डील करें तो क्या होगा भाई, 10 प्लस 20, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 20, 10 प्लस 20 कितना हो गया 30, माइनस 10 गुणा 20 200, 100 का डिवीजन करोगे माइनस का 2, तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना निकल के आ गया भाई 28%। आप चाहते तो क्या कर सकते थे, 100 का सहारा ले सकते थे कि जो वैल्यू आपकी लिखी हुई है वो कितनी है 100, 10 का डिस्काउंट देते तो 100 से वैल्यू कितनी आ जाती 90 आ जाती। 90 पर फिर से देखो मैं लिख देता हूं, चलो थोड़ा सा डिटेल में। आपने क्या माना कि एमआरपी या मार्क प्राइस जो है वो आपकी 100 है, जैसे ही आप एक 10% का डिस्काउंट देंगे तो इसका 10% 10 होता है, रेट गिरेगी 10 कितनी हो गई 90। एक डिस्काउंट आपको और देना है 20% का, इसका आप 20% निकालेंगे, 90 गुणा 20% बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 18 आप यहां से लेस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 72। तो इसका मतलब ये हुआ आर्टिकल पर 100 रुपए लिखे हुए थे वो अब कितने में चली गई है 72 में। 100 क्यों माना, क्योंकि यहां से इस बात को कैलकुलेट करना बड़ा ही आसान है, आपको रिजल्ट परसेंटेज में चाहिए तो बेटर है आप 100 वाली वैल्यू ले, जिससे कि 100 से सीधे सीधे आपको पता चल गया अच्छा 72 चला गया है 2 डिस्काउंट के बाद। अगर अकेला डिस्काउंट दिया जाता तो कितने परसेंट का होता 28 का। तीसरा मेथड हमारा रेशियो होता है। रेशियो में हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे 10% का डिस्काउंट दिया तो एक डिस्काउंट देते तो 10 की चीज कितने में चली जाती भाई 9 में। क्यों, 10% हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 1/10 होता है, 10 की वस्तु पर 1 की छूट तो वस्तु की कीमत कितनी रह गई 9। 20% का मतलब क्या लिखते थे भाई 1/5, तो 5 रुपए अगर लिखे हैं आप 20% का डिस्काउंट देंगे तो वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी 4। अगर आप दोनों डिस्काउंट का रिजल्ट एक साथ चेक करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई करोगे यहां से तो पता चला 50 रुपए की वस्तु कितने में चली गई है 36 में। चाहो तो आप रेशियो ले लो, या फिर रेशियो नहीं लेना चाहते हो तो डिस्काउंट कितने का आ गया भाई 14 का। 14 का किस पर आया 50 पर, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना आ गया 28%। अब कब कौन सा आप अप्लाई करें, तो थोड़ा सा ध्यान देना। देखो जब वैल्यू बड़ी ही आपको आसान दे रखी होती है तो कोशिश करें कि इसको फॉर्मूले के साथ अटैच करके डील कर लें, तो आपका सवाल तुरंत सोल्व हो जाएगा। क्लियर है। अगर आप ये इजी वैल्यू दे रखी हैं और आप परसेंटेज निकालना आसानी से जानते हैं तो उस केस में आप 100 भी ले सकते हैं। 100 की चीज 90 में गई, 90 का 20% 18, 72 हो गई कीमत, तो सीधे सीधे क्या हो गया 28%। ठीक है। रेशियो कब लेते हैं, इजी वैल्यू में रेशियो ना ले। इजी वैल्यू में अगर आप रेशियो लेंगे तो समस्या ये है, पहला मेथड और दूसरा मेथड आप माइंड में कर सकते हैं, लेकिन अगर वैल्यू भी आसान है आप रेशियो का सहारा भी ले रहे हैं तो उस केस में समस्या क्या आएगी, आपको लिखना पड़ेगा और लिखने में टाइम आपका कंज्यूम होगा। इसको कब काम में लेना है, जब वैल्यू आपकी कुछ इस टाइप से हो, 16 2/3% हो गया, जैसे 14 2/7% हो गया, तो इन वैल्यूज के साथ कोशिश करें कि आप जो मेथड 3 है रेशियो का उसे प्रीफर करें। तो ये बात हो गई आपकी कि कब कौन सी वैल्यू के साथ आप किस चीज को अप्लाई करेंगे। चलिए भाई अगले सवाल पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 254 देखना। 254 में इसने क्या कहा, 3 डिस्काउंट दे रखे हैं 10%, 20% तथा 25% के। इनके आपको इक्विवेलेंट एक डिस्काउंट बताना है। सबसे जो बेस्ट तरीका है इन सवालों को सोल्व करने का, जहां पर 3 डिस्काउंट दे दे, 4 डिस्काउंट दे दे, उस केस में आप क्या करेंगे, रेशियो को प्रीफर करेंगे। फॉर्मूले से भी बात को देख लेंगे लेकिन आपको प्रीफर करना है रेशियो।
रीजन क्या है पहले भी इससे सोल्व करते हैं, फिर बात को अंडरस्टैंड करेंगे। तो देखना 10% का मतलब 1/10 होता है। 10 रुपए का आपका आर्टिकल कितने में चला गया? 9 रुपए में चला गया। फिर देखना 20% 1/5 होता है। 5 रुपए का आर्टिकल 1 की कमी हो गई, 4 में चला गया। 25% 1/4 होता है, तो 4 का आर्टिकल 1 की कमी होकर 3 में चला गया। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि तीनों डिस्काउंट अगर क्या इफेक्ट डालते हैं, तो ऊपर से नीचे आप कर दो इनके साथ मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का जो रिजल्ट आएगा वो ये होगा कि स्टार्टिंग में कॉस्ट कितनी लिखी हुई थी, अब कॉस्ट कितनी हो गई है। रेशियो है तो मल्टीप्लाई करके लिखोगे, फिर भी सोल्व किया जा सकता है। लेफ्ट के साथ राइट को कट करोगे। अब देख लो कुछ कॉमन आ रहा है तो 4 है, जैसे कैंसिल आउट हो गया। 10 गुणा 5 आपका 50, 9 गुणा 3 आपका 27। या तो ऐसा कर लो भाई, 50 को 100 बना लिया, 27 को 54 बना लिया, जस्ट डबल। 100 रुपए की चीज 54 में चली गई, तो डिस्काउंट कितने का आ गया आपका? 46% का। ऐसे डील करने में अगर आप कंफर्ट नहीं है तो यहां से चेक करें, तो चेक करते हो तो आप पाते हो 23 का डिस्काउंट। 23 का डिस्काउंट कितने पर दिया भाई? 50 पर। मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का। 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। 23 गुणा 2 46 आपका रिजल्ट आ गया। फॉर्मूले में क्या समस्या है थोड़ा सा देखते हैं। हालांकि मैंने एक्स, वाई और जेड के जो 3 डिस्काउंट है उनके लिए आगे क्वेश्चन भी डाल रखा है कि वो जो फॉर्मूला बनता है वो क्या होता है। तीनों का एक साथ फॉर्मूला नहीं ध्यान है तो आप क्या करो, 10% और 20% पर पहले अप्लाई कर दो और उसके बाद 25 के साथ इसको फिर अप्लाई कर दो। कहने का मेरा सीधा सा मतलब ये है, किन्हीं दो को उठाओ, उनके ऊपर रिजल्ट अप्लाई करो कि क्या रिजल्ट निकल के आएगा, उसको फिर बचे हुए के पार्ट के साथ अप्लाई कर दो। 10 और 20 के साथ अप्लाई करेंगे तो 10 + 20 30 हो गया। 30 में से 10 गुणा 20/100 2 लेस हो जाएगा, तो इनके इक्विवेलेंट डिस्काउंट आ गया 28। अब 28 और 25 के साथ लगाओगे तो 28 + 25 माइनस 28 गुणा में आपका 25 और डिवीजन में 100। कितनी बार कैंसिल आउट हुआ अभी? ये तो 4 बार और ये कैंसिल आउट हो गया 7 बार। 20 20 40 40 8 और 5 13। 53 में से आपका 7 चला गया, तो डिस्काउंट कितना आ गया? 46%। क्लियर है? यहां पर देखो इसमें इतनी समस्या क्यों नहीं आई? रीजन क्या था? डेटा एकदम आसान था। डेटा अगर टिपिकल हो ही जाता है तब रेशियो काम में लेना ही लेना है। बाकी क्या करोगे, जब भी कभी 2 से ज्यादा डिस्काउंट के इक्विवेलेंट आपको सिंगल डिस्काउंट निकालना है तो प्रीफर करें आप रेशियो का मेथड। तो जितनी डिस्काउंट से रिलेटेड सीधी सीधी बातें यहां पर बन रही थी वो तो हमने डिस्कस कर ली। अब आपका काम ये रहता है कि आप जल्दी जल्दी साथ साथ में इनका रिप्लाई करते जाएं। सवाल नंबर 255, लैंग्वेज को रीड करो और अटेम्प्ट करके बताओ कि इसका रिजल्ट क्या होगा। इसने कहा आपको कि 10%, 20% और 40% की 3 लगातार छूट दी गई हैं, इनके इक्विवेलेंट आपका डिस्काउंट क्या होगा। एक तरीका तो ये था कि भाई आप 10 और 20 पर अप्लाई करते 28 आ जाता, क्योंकि ये काम तो सीधा करना आपको। 10 + 20 30 हो गया। 30 में से 10 गुणा 20 200 और डिवीजन के अंदर क्या करोगे 100, तो 28 आ गया। 28 और 40 का एक साथ अप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट कुछ इस फॉर्म में निकल के आएगा। 28 गुणा 40 और डिवीजन में आपका 100। इससे आपने काटा 20 से 2 बार, 20 से काटोगे 5 बार। 56 में 5 का डिवीजन, इधर एडिशन कर देते हैं। 68 माइनस में 28 गुणा 2 56 में 5 का डिवीजन, 55 तक 11 बार चला गया और पॉइंट आपका 2। 11 लेस कर दोगे तो आपके पास कितना बचेगा भाई? 10 लेस करते 58, एक और लेस किया 57। 57 में से 0.2 लेस करना है तो 56.8% का रिजल्ट आ गया। दूसरा तरीका क्या था भाई? रेशियो सिंपल पड़ेगा एकदम। 10 का आर्टिकल कितने में चला गया? 9 में। 20% है तो 5 का आर्टिकल कितने में गया भाई? 4 में। 40% क्या होता है? ये जितनी भी चीजें हैं परसेंटेज के लेक्चर में मैं आपको कवर करवा चुका हूं। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बच्चे आज पहली बार ही देख रहे हैं, इसलिए मैं इनको डिटेल में नहीं लिख रहा, क्योंकि अगर आपका उद्देश्य सीखना ही है तो आपको मुझे ये 90 दिन 90 क्लासेज आपको देनी ही पड़ेंगी। उन्हीं के थ्रू मैं आपको कंप्लीट रेलवे का जो मैथ्स का सिलेबस है वो कवर करवा पाऊंगा, जिससे कि आप
रेलवे की जो एग्जाम है उसमें मैथ्स का स्कोर आपका 100% में से 100% कर पाए। तो ये तो डील कर लिया है। जो बच्चे नए हैं वो क्या करें भाई, वही टेलीग्राम पर जाएं, डे 1 की क्लास से देखना स्टार्ट करें। चलो 40% 2/5 होता है, तो 5 का आर्टिकल 2 का डिस्काउंट होकर कितने में चला गया, 3 में। सोल्व करें, अगर ऊपर से नीचे कुछ कैंसिल आउट भी होता हुआ दिख रहा है, यहां से देखो 2 बार, 2 से काटोगे 5 बार, 5 गुणा 5 गुणा 5 125 हो गया। रेशियो में देखना जरा, 9 गुणा 2 18, 18 गुणा 3 आपका 54। इसको आप इससे लेस करेंगे तो 4, 5 में से 4 चला गया 1, और 12 में से ये चला गया 5 आपका 7। 71 का डिस्काउंट आया किस पर, 125 पर। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाई 100, 25 से कटेगा 4 बार, ये 5 बार, 4 ये हो गया, 28 ये हो गया। 5 का आप डिवीजन करेंगे, डिवीजन हुआ आपका यहां पर 5 बार, फिर आपके पास 3 बचा, 6 बार, 40 बचा, पॉइंट लग गया 8 बार। तो ये आपका हो गया इक्विवेलेंट डिस्काउंट। क्लियर है। कोई भी एक वैल्यू अगर इनमें टिपिकल आती, जैसे 16 2/3% ही रख देता, हम इसको कंप्लीट अवॉइड कर देते। काम में क्यों लिया है, क्योंकि 28% हम लोग सीधे सीधे बना पा रहे हैं। एक भी वैल्यू टिपिकल आ जाती, इसको अवॉइड करते, हमेशा इसी को फिर आपको प्रीफर करना है। चलिए भाई, सवाल नंबर 256 की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 256, सेम वही काम आपका, लैंग्वेज को रीड करें और कोशिश करें कि इसका रिजल्ट बता ले जाए। देखना इसने क्या कहा, किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ा दिया, उसके ऊपर 10% और 10% के 2 क्रमिक बट्टे दे दिए गए, तो अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य होगा। तो इसने कहा इतना इंक्रीज इतना डिक्रीज। क्लियर है। बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना, अज्यूम करके करोगे बेटर रहेगा। कैसे भाई, जैसे 100 रुपए का आपने आर्टिकल माना, 100 का 30% निकाल सकते हो, कितना होगा 30, ऐड करोगे तो आपने आर्टिकल की कीमत 30% बढ़ा करके 130 रख दी। 10% का डिस्काउंट दोगे, 130 का 10% कितना होगा भाई 13 यहां पर लेस होगा, तो कीमत कितनी बच गई 117। ये काम भी ऐसा था, लिखने की नीड नहीं थी, माइंड में कर सकते थे। अगेन देखो, इस पर एक और डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि ये तो मार्क प्राइस हो गई, पहला डिस्काउंट। दूसरा फिर 10% का, इसका 10% निकालोगे 1/10 होगा, 1/10 करोगे तो 11.7। ये आपको लेस करना है। देखना लेस करने का तरीका, 117 में से 11 चला गया, कितना बचा 106। 106 में से 0.7 चला गया, तो ये कितना बचा 105.3। 100 मानने का फायदा क्या हुआ भाई, फायदा आपका ये हो गया कि 100 रुपए की वस्तु थी, 130 लिख दिए, 2 डिस्काउंट दे दिए, अब कीमत कितनी बची उसकी, सेलिंग प्राइस असल में देखा जाए तो 105.3। कितने का इंक्रीज दिख रहा है भाई आपको, साफ साफ दिख रहा है कि 5.3% का इंक्रीज है आपके पास। तो यहां से अपना ऑप्शन जो है वो करेक्ट क्या हो गया 5.3%। तो इसके साथ आप इसको डील कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता था भाई, देखो ओरिजिनल प्राइस के साथ आपको कंपेयर करना है, जो फाइनल आपकी प्राइस बनी है वो। स्टार्टिंग में प्राइस कितनी थी आपकी 100, क्या 100 पर डिस्काउंट दे रहे थे, नहीं, आप किस पर दे रहे थे, आपने 100 वाली कीमत को बढ़ाया 30%, तो कीमत कितनी हो गई भाई आपकी 130। इस कीमत के ऊपर आप डिस्काउंट देंगे, डिस्काउंट कितने का 10% और 10%, 130 का 10% डिस्काउंट दे दिया, कीमत कितनी बची 90%, क्या हो गया भाई 9/10। अगेन देखना, फिर से आपने क्या किया, इस कीमत के ऊपर ये जितनी भी है इस पर एक और 10% का डिस्काउंट दे दिया, इस कीमत का 10% लेस हो गया, 90 बचा, क्या हो गया भाई 9/10। एक से एक आपका ये कैंसिल आउट हो गया। 100 रेशियो में आगे लेकर चलना अपने को, देखना 9 गुणा 9 81 हो गया। 81 को आप गुणा करोगे किससे 13 से, 13 से एक बार किया आपने 13 आ गया, 13 गुणा 8 104 हो गया। 104 में आपने किससे गुणा किया था 1 से, 104 ये कितना हो गया 105। 1053 10 का डिवीजन है तो कितना आ गया 105.3। कीमत साफ साफ दिख रही है, कितनी बढ़ी है भाई 5.3%।
तो आप चाहें तो ऑल ओवर जो बात है आपकी उसको एक साथ भी डील कर सकते हैं, आपका मन करे तो आप इस हिसाब से भी डील कर सकते हैं। अब एग्जाम में देखो इसमें क्या लिखना था एक्चुअल में, 100 कीमत बिल्कुल आपकी अंडरस्टैंडिंग में है कि भाई 100 आप मान के ही चले हैं, 30 आपने बढ़ा दिया 130 हो गई, 130 का 10% आपने लेस किया 13 लेस कर दिया, कीमत कितनी रह गई 117। यहां कैलकुलेशन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एग्जाम में आपको क्या करना था, कीमत आपकी 117 रह गई, इसका 10% कितना हो गया 11.7, कितना बचा भाई यहां से 7, ये आपका 7 नहीं लेस कर रहे हैं तो यहां से बचा आपका 0.3, ये हो गया 5 और यहां से आपकी कीमत कितनी रह गई फिर 0 और 1 लिखा जा सकता है। साफ साफ दिख रहा है यहां से कीमत क्या है 100 से 105.3। तो असल में एग्जाम में अगर कोई बच्चा ट्राई भी करे तो इतना सा ही उसे लिखना है, अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। देखो ऐसी कोई भी मैं आपको प्रैक्टिस नहीं करवाता हूं या कोई फालतू बात नहीं करता कि ट्रिक रट लेना। रीजन ये है कि मैथ्स का चलो रेलवे का सिलेबस तो इतना वास्ट नहीं है, लेकिन हर एक चैप्टर में भी हम लोग 20-20 30-30 ट्रिक थोड़ा ना याद कर पाएंगे। ट्रिक थोड़ा ना हो गई भाई, वो तो फॉर्मूले हो गए एक तरीके से आपके। तो बेटर क्या है अंडरस्टैंडिंग। एक तरीका आपने ये अंडरस्टैंड किया, इसी बात को आप चाहते तो एक साथ लिखते तो ये तरीका हो गया। फिर हमने इसी का पार्ट देखा कि अच्छा कितना काम हम लोग माइंड में कर सकते हैं और कितना हमें यहां पर लिख करके करना है। तो इस वे में अगर आप सवालों को करेंगे तो बिल्कुल आपका टाइम बचेगा। चलिए भाई 257 की बात कर लेते हैं हम लोग। सवाल नंबर 257। पहले तो आप इसकी लैंग्वेज को रीड करें और अटेम्प्ट हो रहा है तो अटेम्प्ट करें जल्दी से। टू 257 में देखो इसने क्या कहा कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 800 रुपए है। एक ग्राहक उसके अंकित मूल्य पर 2 क्रमवार बट्टे प्राप्त करता है, जिनमें से पहला कितने का है 10% का। यदि ग्राहक ने घड़ी के लिए 612 रुपए का भुगतान किया तो दूसरा बट्टा होगा। तो यहां से असल में देखना है कि भाई एक तरीका देखो अंडरस्टैंडिंग एक सीधी सिंपल तो ये है, 800 रुपए की घड़ी है, 10% का आपको डिस्काउंट मिला, 800 का 10% 1/10 कर दो 80 रुपए हो गया। जैसे ही आप 80 लेस करेंगे तो घड़ी की अब जो कीमत है वो कितनी रह गई भाई 720 लिखा जा सकता है। फिर देखना इसके बाद इसने क्या कहा कि ग्राहक एक और बट्टा देता है, उसके बाद कीमत कितनी हो जाती है 612। इस बार डिस्काउंट किस पर मिला, पहला डिस्काउंट तो देखो 800 पर मिला, डिस्काउंट का यही तो तरीका है ना कि इसके ऊपर 10% का मिला, कीमत ये हो गई। अब 720 पर आपको डिस्काउंट मिलेगा, 720 पर आपको डिस्काउंट मिलेगा कितने रुपए का, अगर आप कैलकुलेट करें तो 20 में से 12 चला गया, 2 प्लेस है तो 0 8 और ये 108 का आपको डिस्काउंट मिला है। दूसरा किस पर भाई आपको 108 का मिला है आपको 720 पर, और कितने परसेंट है परसेंटेज में बदलना है तो गुणा कर दो 100। 18 से काटोगे तो 4 बार, 18 से काटोगे तो आपका कितना आ जाएगा 6 बार। फिर से देखना 60 में 4 का डिवीजन कर दोगे तो सीधे सीधे रिजल्ट क्या बन गया भाई 15%। रिप्रेजेंटेशन चेंज करना चाहते हो तो ऐसा कर सकते हो, पहले कीमत कितनी थी भाई 800, 800 के ऊपर आपको 10% का डिस्काउंट दिया, तो अब जो दूसरी कीमत निकल के आई वो इसका कितना आ गया 9/10, 800 का 9/10 720। इसके बाद एक डिस्काउंट मिला और कीमत कितनी रह गई आपकी 612। इसे सोल्व करने में अगर आप कंफर्ट है इस रेशियो को कि मेरी ओरिजिनल कीमत ये थी, दूसरी कीमत मेरी ये बनेगी, उसके बाद ये डिस्काउंट दिया, तो असल में मैं क्या कर रहा हूं इन दोनों का रेशियो ले रहा हूं। आप चाहते तो पहला काम माइंड में कर लेते 720, कंफर्ट है 108 के साथ इसकी कटिंग करने में तो कोई समस्या नहीं है। नहीं करना चाहते हैं तो सीधे सीधे करें, अदरवाइज इसको कैंसिल आउट करें। जैसे यहां से डिवीजन किया मैंने 9 का कितनी बार गया भाई 9 6 54, 54 के बाद आपके पास बचा यहां पर 8, 1 मिनट, 54 के बाद आपके पास है 9 6 54, 6 और 1 7, फिर ये 72 9 8 72। फिर यहां से आगे अगला पार्ट इसका सोल्व करोगे तो 80 से कीमत फिर काट सकते हो आप 20,
4 बार काटा आपने, 17 4 68। 20 की चीज 17 में चलेगी, 3 का डिस्काउंट किस पर, 20 पर, प्रतिशत में बदलना है, गुणा 100। तो ये रिजल्ट कितना आ गया, 15%। ठीक है, अगर यहां पर कंफ्यूजन हो रहा है तो कोई समस्या नहीं है। एग्जाम की बात कर लें, एग्जाम में असल में क्या हुआ, 800 रुपए पर 10% का डिस्काउंट दिया, कीमत 720 रह गई। अगली कीमत कितनी है, 612। 720 में से 612 लेस करोगे, माइंड में करना चाहते हो, 720 में से 620 लेस कर दो, कितना बचा, 100। अब 12 तो और नीचे रह गया, कितना नीचे, 8। तो इसका मतलब आपके पास 108 बचेगा, डिस्काउंट 720 पर है। तो मेरे हिसाब से एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आपको ये पार्ट लिखना था, ऊपर वाला इतना आसान है कि आप इसे माइंड में कर सकते हैं। चलिए भाई, सवाल नंबर 258 की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 258, देखना जरा क्या कहा। एक व्यापारी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, जो उसकी कॉस्ट प्राइस है उसे 40% बढ़ाएगा और मार्क कर देगा। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है तो व्यापारी को होता है। तो असल में क्या हुआ भाई, ऐसे सवाल कैसे डील करोगे आप। 100 वाली आपकी कीमत थी, क्लियर, आपने इस पर कितना लिख लिया, 40% बढ़ा करके 140। इस पर आप 20% का डिस्काउंट देंगे, 140 गुणा 20 बटा में 100, 2 जीरो खत्म, 14 गुणा 2 28, 28 का डिस्काउंट दिया। यहां 28 लेस करोगे, आपके पास कितना बचेगा, 112। अब क्या कह रहा है कि व्यापारी को होता है, 100 रुपए में खरीदा था, 140 लिखे, छूट दी, अब सेलिंग प्राइस 112 है। 100 पर कंपेयर करना है तो सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि 12% का इसे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। क्या इसे माइंड में कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। 100 रुपए में खरीदा, 140 लिख दिए, फिर 20% का डिस्काउंट। अब देखो, ये डील करने का आपका सबका अलग अलग तरीका हो सकता है। कुछ बच्चे 140 गुणा 20 बटे 100, 2 जीरो काटे 28 आ गया। आप ऐसे भी डील कर सकते थे, 140 का 10% कितना होता है भाई, 14 होता है। 20% कितना होगा, 28 होगा। 40 में से 28 लेस कर दोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 12। फाइनल प्राइस 112। 100 की वस्तु 112 में बेचेगा, 100 पर कंपैरिजन करके बताना था, तो सीधे सीधे आपका रिजल्ट क्या आ जाता, 12% का प्रॉफिट। तो कोशिश करें कि भाई जो सवाल मैं आपको माइंड में करवा रहा हूं आप खुद से भी करें। रीजन क्या है, लिखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वही है कि जितना टाइम बचाएंगे, हो सकता है एग्जामिनर 4-5 सवाल टिपिकल भी डाल दे, तो उनके लिए आपको टाइम सेव करना पड़ेगा। चलिए भाई, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है। वस्तु का अंकित मूल्य 450 है, तब वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहां से देखो, एक बात हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस की थी कि कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट और लॉस के बाद किसमें चली जाती है, सेलिंग प्राइस में। ऐसे ही आपके पास एक मार्क प्राइस होती है, अंकित मूल्य। अगर आप छूट देते हैं तो आप फिर से किसमें चले जाते हैं, सेलिंग प्राइस में। आप क्या करो, सीपी के थ्रू एसपी निकाल लो। क्या निकाली, कॉस्ट प्राइस दे रखी थी, प्रॉफिट एंड लॉस को इसके साथ एडजस्ट किया, सेलिंग प्राइस पर आ गए। ऐसे ही आप क्या करो, मार्क प्राइस के थ्रू फिर से किसमें चले जाओ, सेलिंग प्राइस में। तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट होता है ये कॉमन हो जाता है। अब इसको जैसे आप कॉमन करेंगे आपका रिजल्ट आ जाएगा। कैसे भाई, देखना जरा। कॉस्ट प्राइस आपको चाहिए, कॉस्ट प्राइस आपने क्या मान ली भाई, x रुपए है। फिर देखना क्या हुआ, 20% का लाभ लेना है। x कॉस्ट प्राइस है जो 100% है, 20% का लाभ लोगे तो इसका 120% निकाल दोगे। 120% क्या होता है आपका, 6/5। क्या निकाला है भाई आपने निकाला है सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य में चले गए। ऐसे ही अंकित मूल्य कितना था, 450 रुपए था। डिस्काउंट दोगे तो फिर से किस में आ जाओगे, सेलिंग प्राइस में। कितने का डिस्काउंट दिया भाई, 20% का। अब देखना, ये 100% है, डिस्काउंट रेट को कम करेगा, 20% कर देगा कम। तो इसका मतलब हम क्या करें, 450 का 80% निकाल लें, जो कि हमारा क्या होता है, 4/5। इसे जैसे ही हम लोग सोल्व करेंगे हमारा यहां से कितना आ जाएगा रिजल्ट, देखना जरा।
45 गुणा 4, 45 गुणा 2 गुणा 2, 90 गुणा 2, 180, 1800 आ गया। 1800 में 6 का डिवीजन करोगे तो रिजल्ट कितना हो जाएगा? 300। आप चाहे तो स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते थे, जैसे आप 2 से काट देते इसको तो ये 3 आ जाता, फिर इस 3 को इसके साथ कैंसिल आउट करते तो ये 15 और 0, तो भी आपका रिजल्ट बन जाता। आई होप बात अंडरस्टैंडिंग में आ चुकी होगी। सवाल नंबर 260, लैंग्वेज को रीड करें और किसी भी इधर उधर की बात की उम्मीद ना करें, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये रहता है कि जितनी देर बच्चे को पढ़ाया जाए उतनी देर पढ़ाया जाए। मोटिवेट आप रहते ही होंगे, क्योंकि बेरोजगारी से बड़ा और क्या मोटिवेशन होगा भाई। लैंग्वेज को रीड करना जरा अटेम्प्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। क्या कहा इसने कि कोई व्यापारी अपने माल का मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक पर अंकित करता है, खरीदारों को 12.5% का बट्टा देता है, उसका लाभ है। तो डील करने का तरीका क्या होगा भाई? एक तरीका तो ये हो सकता है 100 रुपए में आपने वस्तु खरीदी, 25% बढ़ा करके लिख दोगे तो कितने रुपए बनेंगे भाई? यहां पर 125 रुपए। इन पर डिस्काउंट आपको देना है 12.5% का। 12.5% क्या होता है भाई? इसका 1/8 निकालो और उससे क्या कर दो? लेस कर दो। 1/8 निकाल सकते हो मेरे ख्याल से। 12 में 8 का डिवीजन एक बार चला गया, 4 बचा। 45 में देखना जरा, 8 5 40 हो गया आपका, लिखा जा सकता है। 45 था, फिर से 5 बचा, पॉइंट लगा दो, 8 6 48 हो गया आपका। अच्छा, इसने क्या कर रखा है? रिजल्ट्स को इस फॉर्म में नहीं निकाल रखा, ठीक है भाई, पॉइंट्स में नहीं निकाल रखा, तो मैं क्या करूं? इसको सीधे सीधे डिवीजन देता हूं। देखो, एक बार आपका डिवीजन चला गया, फिर आपके पास कितना बचा? 4 5 45। 45 में 8 का डिवीजन 5 बार, कितना बचा? 5, और ये आपका 8। ये आपको लेस करना है। अब देखना जरा, 125 में से 15 चला गया, कितना बचा? 110। 110 को ऐसे रीड नहीं कर सकते क्या? 110 को आप ऐसे रीड कर लो, 109 + 1, और आपको क्या लेस करना है इसमें से? 5/8। तो यहां पर हमेशा ही आपको पता होगा एलसीएम इन दोनों को ही अगर मैं डील करूं, 8 आएगा, 8 में से 5 चला गया, तो यहां से आपके पास क्या बात बची? 109, और 1 में से 5/8 लेस किया तो 3/8, इतने में बेच दिया। तो साफ साफ दिख रहा है हमने 100 लिया था, 100 के बेसिस पर आप डील कर रहे हो तो उसे प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 93/8% का, लिखा जा सकता है। या फिर ऐसे अगर आप कंफर्ट नहीं फील करते हैं तो क्या कर लो भाई? सीपी वर्सेज एसपी का रेशियो ले लो। हो सकता है किसी बच्चे को इश्यू आ जाए। लेने का तरीका क्या होगा भाई? क्या कह रहा है कि जितना भी उसका मूल्य है उससे 25% अधिक पर अंकित करता है। आपका मन करे कॉस्ट प्राइस आप 100 ले लो, मार्क प्राइस आप 125 ले लो, उसके ऊपर डिस्काउंट दे दो। रेशियो से कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा चिंतन करके और देखो कि जितनी भी रेट में खरीदा उसको 25% बढ़ा करके मार्क करेगा। 25% आपका 1/4 होता है, मतलब 4 रुपए की वस्तु खरीदी है, 5 लिख देगा। 4 रुपए में मैंने खरीदा और इसको कितने रुपए इस पर लिख दिया? 5। क्या ये सेलिंग प्राइस है? नहीं, ये सेलिंग प्राइस नहीं है, इसके ऊपर हमें एक डिस्काउंट देना पड़ेगा, तब सेलिंग प्राइस आएगी। ये क्या है? मार्क प्राइस। इंपॉर्टेंट बात, डिस्काउंट कितने का भाई? 12.5%। 12.5% क्या होता है? 1/8। 8 रुपए की वस्तु पर 1 की छूट। 5 रुपए की वस्तु है, 1 की छूट दे दोगे 1/8 की, तो कीमत कितनी मेंटेन रह जाएगी? 7/8। 8 का इधर गुणा कर दोगे तो ये 32, और ये कितना आ जाएगा आपका? 7 5 35। ये कॉस्ट प्राइस है, ये मार्क प्राइस है। जैसे ही डिस्काउंट दिया पूरी की पूरी कीमत क्या बन गई? सेलिंग प्राइस। अब हमने इसे भी सिंप्लीफाई किया। 32 रुपए का आर्टिकल 35 में जा रहा है, इसका मतलब 3 का फायदा। 3 का फायदा किस पर भाई? 32 पर। प्रतिशत में बदलना है, गुणा 100। 4 से कट रहा है 25, और ये 8 बार। 75 में आप डिवीजन करोगे 75 होगी ना। 8 9 72, 3 बच गया, और 8 का कर रहे थे आप डिवीजन। ये क्या आ गया? रिजल्ट। तो यहां पर देखना जरा, ये तरीका बड़ा ही आपका सटीक रहता है। चीजें देखो, ऐसा है कोई नई बात है ही नहीं। यहां पर आपको भी पता है लाभ कब निकाल सकते हैं आप? जब आपके पास क्रय मूल्य हो, जब आपके पास विक्रय मूल्य हो। जैसे आपने देखा कि कीमत को 25% बढ़ा दिया तो आपको यह तो पता चल गया भाई 4 रुपए क्रय मूल्य है, 5 उसका अंकित मूल्य है। हमें क्या चाहिए? सेलिंग प्राइस।
तो उसके ऊपर डिस्काउंट बता रहा है साफ साफ, डिस्काउंट दे दो। तो दोनों ही चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप इन चीजों को थोड़ा सा फील करने की कोशिश करें। हर क्लास के नोट्स बनाएं, एक बार यहां पर देख लें। रीजन ये है कि भी देखने को आप क्लास, अगर नेट का कोई भी इश्यू है तो भाई क्या करें उस बच्चे का तो, लेकिन जो बच्चे 6 बजे आ सकते हैं, जिनके पास नेट की ठीक फैसिलिटी है, तो वो क्या करें 6 से 7 बजे तक इसको देखें। उससे क्या होगा, आपको टाइम का भी पता नहीं चलेगा कि कब आपका टाइम बीत गया है। ठीक है, उसके बाद आपको जैसे ये पीडीएफ मिलती है, एक बार आप इन सवालों को फिर से अटेम्प्ट करके देखें। अप्रोच रटनी नहीं है, कोई भी अप्रोच रटने लायक नहीं है भाई। अब तक मैंने आपको जितना भी सेशन अर्थमेटिक में बार बार कहता हूं, जस्ट आपका कॉमन सेंस है। कुछ एक फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ते हैं। रीजन क्या है उसका, स्पीड फास्ट होती है, जैसे x + y - xy/100। अब इसका सब्स्टिट्यूट रेशियो है, लेकिन हमने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ जगह रेशियो अप्लाई करते हैं तो लिखना पड़ता है, कुछ जगह हम लोग माइंड में भी कर सकते हैं फॉर्मूले से। इसी से कंक्लूजन निकल के आया था पीछे x²/100। ये वाली बात भी आपको पता होगी, जब सेलिंग प्राइस आपकी सेम होती है तब क्या किया जाता है। तो असल में एक ही फॉर्मूला ही है इसका, ये दूसरा पार्ट बन गया। तो कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, जैसे स्पीड टाइम डिस्टेंस हम पढ़ेंगे, बिल्कुल आपको एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला ध्यान रखना ही पड़ेगा। रीजन उसे ध्यान नहीं रखेंगे, रेशियो के चक्कर में पढ़ेंगे, हमारा क्या होगा, टाइम किल होना स्टार्ट हो जाएगा। उसी चैप्टर के अंदर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हालांकि वो यूज किस में होगा, जब हाई लेवल के सवाल आते हैं, बैंकिंग के अंदर मान लो, सीजीएल के अंदर मान लो, सीपीओ के अंदर मान लो, सीडीएस में मान सकते हैं आप, तो उसका भी यूज होता है। हालांकि हम लोग सवाल डील करें तो कुल मिलाकर के 4-5 ऐसे फॉर्मूले हैं, उनको अगर आप ध्यान कर लेते हैं अर्थमेटिक के अंदर, तो फायदा क्या होगा, आपका टाइम एक्सट्रीम लेवल पर बचना स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज सब्स्टिट्यूट मेथड हर एक मैं आपको बता रहा हूं कि सवाल को अंडरस्टैंडिंग से आप कैसे डील कर सकते हैं, विदाउट अंडरस्टैंडिंग से आप कैसे डील कर सकते हैं। चलिए भाई, सवाल नंबर 261, चीजों को ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करें रटने के बजाय। लैंग्वेज को रीड करें, अटेम्प्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। देखो यहां पर क्या कहा, एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% लाभ कमाकर बेचता है। 20% क्या हुआ भाई, उस पर छूट दे दी। वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का आपको अनुपात निकालना है। देखो कॉस्ट प्राइस आपने ले ली सीपी और मार्क प्राइस आपने ले ली क्या, एमपी ले ली। इन दोनों के बीच रिलेशन कौन बना सकता है भाई, सेलिंग प्राइस। बार बार हम लोग इस बात को देख रहे हैं, दोनों को इक्वल कौन करेगा, सेलिंग प्राइस। रीजन क्या है, क्रय मूल्य पर लाभ या हानि लेकर आप आर्टिकल को बेचेंगे, आपके पास क्या आएगी, सेलिंग प्राइस। अगर कोई मार्क प्राइस है उस पर आप डिस्काउंट दे देते हैं तो भी आपके पास क्या आता है, सेलिंग प्राइस। जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे चलते जाओ। 25% लाभ पर बेचा, क्रय मूल्य 100% है, इसका अगर मैं 125% निकालूं तो सेलिंग प्राइस। 125% को क्या लिखोगे, 5/4 लिखा जा सकता है, इजी वैल्यू है। मार्क प्राइस है, डिस्काउंट 20 का, 20% का डिस्काउंट दे दूं तो मार्क प्राइस का कितना बचेगा, 80%, जो क्या होगा, सेलिंग प्राइस। 80% क्या हो गया भाई, 4/5। रेशियो असल में देखा जाए तो आपका निकल के आ गया, 4 का गुणा करोगे यहां आ जाएगा, 5 का ये इधर चला जाएगा। सीपी के नीचे कितना आ गया, 16, एमपी के नीचे कितना आ गया, 25। यही आपसे पूछ रहा था। अगर कंफ्यूजन हो रहा है, बात पकड़ में नहीं आ रही, तो सीपी अपॉन में क्या लिख लो भाई, एमपी। एमपी नीचे आ गया, 4 ऊपर चला गया तो 16, और ये कितना चला गया, 5 × 5 25। या फिर इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ऐसे भी लिख सकते थे आप, सीपी 4 × 4 16, और एमपी इसके नीचे क्या हो गया भाई, आपका 5 चला गया 25। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपका होता है रेशियो का। ठीक है, रेशियो में मैं आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा कि नीचे वाली बात को स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्यों कहा जाता है। ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, लेकिन चीजें दोनों ही आपकी समझ में होनी चाहिए, जिससे फायदा क्या होगा, आपको पता चल गया, ज्यादा सोचना ही नहीं है। 4 इधर आ गया, 5 इधर आ गया, सीपी के नीचे 16, एमपी के नीचे 25 है, यही इनका क्या हो गया, रेशियो। चलिए भैया अगले सवाल पर आ जाते हैं। 262, लैंग्वेज को रीड करें, सोल्व कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है।
एसपी वाली जो बात है, सीपी से एसपी पर जाना, एमपी से एसपी पर जाना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या कहा इसने सवाल के अंदर, देखना, कोई व्यापारी अपने माल की लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित मूल्य रखे ताकि अंकित मूल्य पर 12% का बट्टा देने के उपरांत भी उससे 32% का लाभ हो। तो कितना मूल्य बढ़ाए, कुछ क्रय मूल्य है आपने मान लिया। अगर आपको ये पता चल जाए अंकित मूल्य इतना है तो आप सीधे सीधे बता सकते हो इतने % उसने बढ़ाया। क्या यहां पर आप 100 मान करके डील कर सकते हैं? बिल्कुल आप 100 मान करके डील कर सकते हैं, लेकिन दूसरा पार्ट आप इजी वे में नहीं बता पाएंगे। जैसे क्रय मूल्य आपने 100 मान लिया, अब आपको इश्यू होना स्टार्ट हो जाएगा। बात को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि आप क्या करोगे। जैसे 100 रुपए आपका क्रय मूल्य है, ठीक है, ये आपने क्या मान लिया, सीपी, ठीक। अब देखना ये क्या चाह रहा है आपसे कि डिस्काउंट दिया तो भी 32% का लाभ हो, तो इसका मतलब 100 का आप क्या निकालोगे भाई, 132%, जो कि क्या होगा, सेलिंग प्राइस लिखा जा सकता है। दूसरे केस में अगेन देखो ये क्या है आपका, सेलिंग प्राइस आ गया। कंप्लीट की बात करें, क्रय मूल्य 100% है, उसका 132% निकाल दिया। अब अगेन देखना जरा मार्क प्राइस क्या है। मार्क प्राइस के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं ये मानता हूं मार्क प्राइस एमपी है। इस पर डिस्काउंट कितने का दोगे भाई, 12% का। कितने % बचेगा, ये 88%। क्लियर है, ये पार्ट आपका इससे कट गया, परसेंटेज से परसेंटेज। कुछ और भी कट रहा है, देखो 44 से कट रहा है 2 बार, 44 से कट रहा है 3 बार। कंफर्ट नहीं है, 11 से कैंसिल आउट करो। जिस हिसाब के ऑप्शन आ रहे हैं आपको पता चल रहा है एकदम परफेक्ट रिजल्ट बनेगा। तो कोई भी संख्या आपको कहीं भी दिखे ये इससे कट रही है, उससे काट दो। फिर 2 से आपने काटा, कितनी बार भाई, 50 बार। कितना आ गया, 150, बराबर क्या आपका एमपी। अब देखो यहां बताना आसान है। बताना कैसे आसान है, 100 रुपए की वस्तु थी, 150 उसकी मार्क प्राइस होगी, तो सीधे सीधे आपने क्या कहा कि हमने मूल्य को 50% बढ़ा दिया। अगर आप इस सवाल को एग्जाम में डील करना चाहते हैं तो एक अंडरस्टैंडिंग आपकी ये होनी चाहिए। ये दिखने में छोटी बात है, लेकिन ये क्या बताती है कि मार्क प्राइस से आप एसपी में जा सकते हो, सीपी से भी आप एसपी में जा सकते हो। अगर आप इसी पैटर्न को प्रीफर करना चाहते हैं कि सर मैं 100 रुपए कॉस्ट प्राइस मान के डील करना चाहता हूं, मेरा फायदा ये होगा कि 100 के बेसिस पर जो भी वैल्यू आएगी, 117 आ जाएगी एमपी, तो मैं कह दूंगा 17% बढ़ाया। तो फायदे वाली बात क्या आपको पता है, सीपी से एसपी जाना है। 100 रुपए की वस्तु है, 32% का लाभ ले लोगे तो वस्तु कितने में चली गई भाई, 132 में। ये क्या है मेरी, ये मेरी है यहां पर क्या, सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस क्या है मेरी, एमपी। अब मैंने क्या माना, 100 माना और मैंने सीधे ही एसपी को क्या लिख दिया, 132, ठीक है। मार्क प्राइस का 88% आपको निकालना है, तो थोड़ा ध्यान रखना, 88% निकालोगे तो डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा। ऊपर वाले केस में मैंने कुछ भी नहीं हटाया था, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, ये एग्जैक्ट वैल्यू ले ली, तो इसका मतलब यहाँ 88% है, परसेंट की जगह 1/100 लिखना ही पड़ेगा। इसे फिर सोल्व करोगे, 44 से कितनी बार कट गया, 2 बार, ये आपका 3 बार, ये वाला पार्ट आपका 50 बार, तो ये कितना आ गया, 150 बराबर मार्क प्राइस। कितना बढ़ाया भाई, 100 रुपए मान के चले थे, तो इसका मतलब 150 हो गया, 50% का इंक्रीज। चलो इन सारी चीजों को छोड़ो, आप मान के नहीं करना चाहते तो मानने का मतलब आपको कुछ तो मानना पड़ेगा। पिछले सेशन में भी मैं आपको, पिछले 2-3 सेशन से भी ये बात करते आ रहा हूं। देखो जहां आप x मानते हैं वहां कोई भी संख्या मानी जा सकती है, कोई भी आपका मन करे तो। समझदारी इसमें है, जैसे कोई बच्चा कहेगा कि सर नहीं मैं तो इसको 97 मान के करना चाहता हूं, बिल्कुल आप करें, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। आप x मानते हैं, आप x की जगह 100 माने, 200 माने, आप 47.73 मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से। लेकिन हमारा जो एम है वो क्या है कि सवाल को सोल्व करने में कम से कम टाइम लगे, ठीक है। तो उनके लिए तो ये तरीका हम लोगों ने एक देख लिया कि इस हिसाब से डील कर सकते थे। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि सर 100 में कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, तो बेटर है सीपी मान लो। सीपी का कितने % भाई, 32% लाभ है, तो सीपी का 132% सेलिंग प्राइस है। और एमपी आप लोगे, मार्क प्राइस का कितने % निकालोगे, 88%, ये इससे कट गया। फिर से देखना, सीपी अपोन में एमपी लोगे तो 44 से काटोगे 2 बार, 44 से काटोगे 3 बार,
₹2 की वस्तु पर 3 लिख दिए, 1 बढ़ाया 2 पर 1/2 कितना हो गया 50%। ठीक है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना। तो तरीका अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो बेटर है एग्जाम में ऐसे अप्लाई करें। अदरवाइज आपको ये लगता है कि सर कंफ्यूजन हो रहा है, तो ये तरीका जिंदाबाद। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पर गए, अंकित मूल्य से फिर विक्रय मूल्य पर गए। चलिए भाई सवाल नंबर 263 लैंग्वेज को रीड करना भाई, अटेम्प्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। देखना जरा 263 में इसने क्या कहा। एक व्यापारी किसी वस्तु का मूल्य उसके उत्पादन लागत पर 40% की वृद्धि के साथ तय करता है। 100 की वस्तु पर 140 लिख देगा। 20% की छूट पर बेचकर 48 का मुनाफा कमाता है। उत्पादन लागत क्या है? देखो सिंपल सी बात है, 100 रुपए की वस्तु पर 140 लिख दिए, 20% का डिस्काउंट, 14 गुणा 2 28, कितने में बेच देगा 112 में। असल में देखा जाए ये सारा का सारा काम वो था जो माइंड में कर सकते थे। 100 की वस्तु 140 लिखे, 140 का 20%, 10% कितना भाई 14, 20% 28, लेस किया 112। 100 की वस्तु कितने में बिकी 112 में। लाभ कितने का है भाई 12 का। असल में लाभ 12 का नहीं है, असल में लाभ है 48 का। 12 आप ये जो चीजें अज्यूम की है उसमें 12 48 रुपए को बताता है, तो इसका मतलब इनमें जो भी चीज आपने अज्यूम किया उसको रुपीज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां रिलेशन मिला। उत्पादन लागत कितनी है भाई, इसको भी कर दो 4 से, कितना हो गया 400। मेरे हिसाब से ये सवाल माइंड में हो सकता था, डेटा आसान है। क्या करते 100 से 140, 20% 28 घटाया 112। 100 की वस्तु 112 में चली गई, 12 का लाभ 12 48 रुपए को बताता है। 4 गुना पर बैठा है, 100 का 4 गुना कर दिया, कितना आ गया भाई 400। चलिए भाई सवाल नंबर 264 की बात कर लेते हैं। देखो इजी सवाल है, इनमें कुछ खास बात है नहीं, इसलिए हम इनको सीधे सीधे डील कर रहे हैं। अब ये मत सोचने लग जाना कि सर ये आज जल्दी जल्दी कैसे चल रहा है मामला। मुद्दा ये है कि आप बहुत बार ऑब्जर्व करते होंगे कि एक सवाल है उसका कॉन्सेप्ट समझाने में ऐसे भी लेक्चर आपको मिलेंगे जिनमें मैंने 20-20, 25-25 मिनट लिए हैं। रीजन क्या है भाई, जो चीज मेरा उद्देश्य क्या आपको मैथ्स सिखाना, आपका उद्देश्य क्या है सीखना। इसके अलावा इन दोनों चीजों के बीच में कोई तीसरी बात आनी नहीं चाहिए कि सर आप ज्यादा टाइम लेकर सिखाते हो, सर आप जल्दी जल्दी सिखाते हो। नहीं, जो बच्चा डे फर्स्ट से मुझे फॉलो कर रहा है उससे मेरे ख्याल से आइडिया लग गया होगा कि एक होता है हर सवाल उसके बाद हवाबाजी, हर सवाल उसके बाद हवाबाजी। जो असली सवाल है उनको मैं असली कहता ही हूं, जो नकली सवाल है उनको नकली कहता ही हूं। नकली सवाल मतलब एकदम इजी लेवल के जो सवाल होते हैं उनको माइंड में करवाता हूं, मतलब करवाता ही हूं। ठीक है, तो इसका मतलब थोड़े से आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना कि कभी भी आपको मैंने ये नहीं कहा देखो ये सवाल हम माइंड में कर देंगे। अरे हम कोई रामानुज थोड़ना है। एक मैथ्स है 10th तक के लेवल का मैथ्स आपसे पूछा जाता है। कुछ चीजें भाई ठीक है, मां सरस्वती की कृपा है कि बच्चों के पढ़ाया हुआ समझ आ जाता है कि जिस हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं। अब उसमें किस चीज की हवाबाजी, तो इन चीजों में इस टाइप का कंपैरिजन ना करें। कई बच्चे स्ट्रीम पर मैंने जनरली ऑब्जर्व किया वो क्या करते रहते हैं कि सर नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। देखो आपको आता है अच्छी बात है, अगर मेरे से सीखना है तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। रीजन मैंने आपको डे फर्स्ट कहा था कि जितनी भी एग्जाम्स आपकी स्टेट लेवल की, उसमें चाहे कांस्टेबल हो, एसआई हो, जेल प्रेरी हो, पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, XYZ कोई भी हो, सेंटर में रेलवे रहेगा। बाकी जिस भी एग्जाम की तैयारी बच्चे कर रहे हैं मेरी जिम्मेदारी है उनको समझाना। ठीक है, सीजीएल के जब सवाल आते हैं इनमें इतनी इतनी वैरायटी नहीं की जाती है, मुझे भी पता है। ये सवाल है 5-7 सवाल करवाए माइंड के अंदर, धड़ल्ले से बच्चे के समझ में आ गए, क्योंकि उसकी कैचिंग का लेवल इतना होता है। लेवल के जो सवाल होते हैं बिल्कुल उनको सिखाने में टाइम भी लिया जाता है। आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, अगर मेरे पुराने सेशन देखें, लगभग 100 के आसपास वीडियोज हो चुके हैं टोटल, या इससे भी ज्यादा हो गए होंगे। ठीक है, तो उन सेशन में मैंने यही चीज जान डालने की कोशिश की कि जितना एक्सट्रीम लेवल पॉसिबल हो सके वो बैंक के बच्चे को, CDS के बच्चे को, SSC के बच्चे को दिया जाए। वो बच्चे स्ट्रीम देख रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहा है, बिल्कुल उसे सीखने को कई सारी चीजें मिलेंगी। लेवल उतना ही रखेंगे। जैसे यहां पर मैंने क्या किया इन क्वेश्चंस के अंदर, मेनली जो क्वेश्चन आप 70% देखोगे वो SSC से उठाए गए हैं।
प्रीलिम्स के भी सवाल हैं, कुछ मेंस के भी सवाल हैं जो इजी लेवल के पूछे गए। 30% वो सवाल हैं जो रेलवे ने आपसे पूछे हैं। तो लेवल ऑलरेडी हम लोगों ने बढ़ा रखा है अपने एग्जाम का। इसे बहुत हाई फाई नहीं करना है जिससे कुछ बच्चे उम्मीद ही छोड़ दें कि मैथ्स नहीं समझ आ सकता। 264 पर चलना। एक घड़ी 30% 40% की छूट पर उपलब्ध है, दूसरी छूट का मान 140 है, तो अंकित मूल्य घड़ी का क्या होगा। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट बात देखो, सीखने लायक यहां पर बात आई है, बिल्कुल आपको सिखाया जाएगा। एक बात बताना, मान लो किसी वस्तु की कीमत मार्क प्राइस जो है वो 800 रुपए है, ठीक है भाई। इस पर आप एक डिस्काउंट देते हैं 10% का और दूसरा डिस्काउंट देते हैं 20% का, ठीक है। अगर मेरा सवाल आपसे ये हो कि बताओ भाई इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, बात को ध्यान से समझना, अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। कोई पैटर्न रटने की कोशिश करोगे फिर बवाल होगा। यहां से समझना 800 रुपए की घड़ी है, 10% और 20% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट है। अगर मैं आपसे पूछता कि बताओ मुझे इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, तो आप कहते कि 800%, इसके ऊपर कितने का डिस्काउंट दिया 10% का, तो 800 का 90% आपने लिखा। अब कीमत जो आई है इस पर 20% का डिस्काउंट दोगे तो यहां से ये क्या लिखा जाएगा 80% लिखा जाएगा। दूसरी बात, मैं आपसे पूछता इसका जो डिस्काउंट आपने दिया है कौन से वाला, फर्स्ट वाला, उसकी वैल्यू क्या है। ध्यान से समझना जरा, मैंने इसके ऊपर जो डिस्काउंट दिया है पहले वाला, उसकी कीमत क्या होगी। हर बच्चे को दिख रहा होगा कि 800 की घड़ी है, 800 रुपए की घड़ी है, पहला डिस्काउंट कितने का 10% का, तो यहां क्या निकालना आपको सिर्फ 10%, 90% नहीं, वो तो डिस्काउंट देने के बाद कीमत है। अगर मैं किसी से ये कहूं कि भाई मुझे ये बताओ इस घड़ी के ऊपर जो सेकंड डिस्काउंट मिलेगा वो कितना होगा, तो आप क्या कहोगे कि 800 रुपए की घड़ी है, अगर मैं 10% इसका निकालूं वो तो मेरा पहला डिस्काउंट है, तो मैं क्या करूं पहला डिस्काउंट देने के बाद जो कीमत बची है मेरे पास वो कितनी है 800 का 90%। घड़ी के साथ क्या हुआ, 800 रुपए की घड़ी थी, 10% का डिस्काउंट दे दिया, अब घड़ी की कीमत ये निकली। एक्चुअल में निकालोगे वो कितनी होगी 9 गुणा 8 72, 720 रुपए होगी। मुझसे पूछा जा रहा है सेकंड डिस्काउंट की वैल्यू क्या है, डिस्काउंट के बाद वैल्यू निकालोगे सेलिंग प्राइस आएगी। पहला डिस्काउंट निकाल लिया, सेकंड निकालना है, ये कीमत हो गई। अगला डिस्काउंट 20% है, तो इसका आपको क्या निकालना है 20%। कोई भी हवा में तीर नहीं छोड़ना है कि ऐसे ऐसे कर देंगे, ये निकालना ही होता है, डिक्रीज करना नहीं। आपको पता होना चाहिए कि आप जो स्टेप फॉलो कर रहे हो उसका रिजल्ट क्या होगा। सेम ऐसा का ऐसा इस सवाल के अंदर है। इस सवाल में इसने क्या किया भाई, देखना जरा, दूसरी छूट का मान आपको दे रखा है यहां पर 140। आपसे पूछ क्या रहा है, ये वाली वैल्यू पूछ रहा आपसे, मार्क प्राइस क्या होगी। बीच वाली वैल्यू आपको पता ही है 30% और 40% के डिस्काउंट। तो मेरे ख्याल से आपने इस बात को गेट कर लिया है। अपने सवाल पर चलते हैं, अपना सवाल क्या कह रहा है उसके हिसाब से स्टार मार्क लगा लेना। रीजन ये है कि देखो पहला डिस्काउंट तो बहुत रेयर चांस है कि वो आपसे पूछ ले, सेकंड डिस्काउंट के ऊपर सवाल बनता है, तो थोड़ा सा आप अगर बात को समझ लेते हैं तो भविष्य में ऐसा कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। देखना, दूसरी छूट का मान 140 है, सेकंड डिस्काउंट दिया, अंकित मूल्य घड़ी का हो तो अंकित मूल्य घड़ी का क्रय मूल्य। 1 मिनट देखना, यहां पर मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, देखो मार्क प्राइस निकाल पाओगे यहां से कैसे, आपको 1 मिनट, यदि दूसरी छूट का मान ठीक है, देखो सीधे सीधे बात कर लेते हैं। डिस्काउंट आपको क्या चाहिए सेकंड, ठीक है, सवाल में जो छोटा सा करेक्शन है वो मैं बाद में करवा दूंगा। आपको डिस्काउंट सेकंड चाहिए, ठीक है। डिस्काउंट सेकंड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस के ऊपर आपको क्या करना है, पहला डिस्काउंट देना है जो कितने का 30% का। 30% का डिस्काउंट दे दोगे तो अब कीमत कितनी रह गई उस घड़ी की, मार्क प्राइस का 70%। अब इस पर आपको क्या देना है 40% का डिस्काउंट। सिर्फ डिस्काउंट पूछा है कि सेकंड कितना है, तो आपको इसका सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है 40%। अगर आपसे सेलिंग प्राइस पूछता, यहां एसपी आता, 40% का डिस्काउंट दे देते तो कीमत बचती कितनी 60%। मेरे ख्याल से आपने बात को गेट कर लिया होगा। जो जो डेटा दे रखा है
दूसरा डिस्काउंट कितने का है? 140 का। मार्क प्राइस आपकी कितनी हो गई? एमपी 70% का डिस्काउंट दिया पहले 7/10। अब घड़ी की कीमत ये रह गई, आपको डिस्काउंट सेकंड की कीमत निकालनी है जो 40% है। 40% को आप लिख सकते हैं 2/5। सोल्व कर दें। 7 × 2 14, 50 और ये कितना हो गया? 500। तो यहां से जो आपकी मार्क प्राइस है वो कितनी आ गई? 500। ठीक है। क्या यहां से आप क्रय मूल्य निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं निकाल सकते। रीजन क्या है? आप ज्यादा से ज्यादा यहां पर सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। क्या करोगे सेलिंग प्राइस के लिए? 500 के ऊपर 30 और 40 के 2 डिस्काउंट दे दो, सेलिंग प्राइस आ जाएगी। कॉस्ट प्राइस क्या निकाली जा सकती थी? नहीं निकाली जा सकती थी। तो ये सवाल का पार्ट गलत है। रीजन आपको बताया ही नहीं है कितने परसेंट का प्रॉफिट, कितने परसेंट का लॉस। ठीक है। तो यहां से आप एसपी निकाल सकते थे या एमपी आप निकाल सकते थे। इस सवाल को चेंज कर देना, इतना ही लिख लेना मार्क प्राइस क्या होगी। तो ये रिजल्ट हो गया। सवाल वो का वही है आपका। एक लाइन लिखते इतने में ही पता चल रहा है 500 रिजल्ट आपका आएगा। रटना नहीं है एक तो सवाल को। 265 की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर अपना 265। लैंग्वेज को रीड करें भाई। देखो इसने क्या कहा, एक दुकानदार एक स्कीम के तहत ग्राहक को 6 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं फ्री देता है, मुफ्त देता है। छूट प्रतिशत ज्ञात करें। नया पैटर्न है तो स्टार लगा लो। देखो असल में देखा जाए तो डिस्काउंट परसेंट, छूट प्रतिशत कैसे निकालते हो आप? मार्क प्राइस रुपीज में और अब ऊपर क्या लिखते हो? डिस्काउंट रुपीज में और प्रतिशत में बदलना है गुणा 100। अगर आपको यह पता चल जाए कि आपके हाथ में जितनी वस्तुएं हैं उनका अंकित मूल्य कितना है और उस अंकित मूल्य के हिसाब से यह आपको पता चल जाए कि इतने रुपए का डिस्काउंट दिया गया। सवाल को एकदम इजी करना है तो आप ऐसा कर दो, मार्क प्राइस आप ले लो। क्या? 1 रुपए में 1 वस्तु। इससे फायदा क्या होगा? आप चीजों को इजी वे में गेट कर पाएंगे। कैसे भाई? ग्राहक ने क्या किया? 6 वस्तुएं खरीदी। ठीक है भाई। मान लो आप दुकान में गए, कुछ भी लेने गए, एक वस्तु, मान लो पेन चल रहा था, पेंसिल ले लेते हैं। ठीक है। आप दुकान पर गए पेंसिल खरीदने के लिए, आपको 6 पेंसिल चाहिए थी। ठीक है भाई। एक पर 1 रुपया लिखा हुआ था तो आपने 6 आर्टिकल खरीदे तो आपको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे भी दुकान वाले को? 6 रुपए। अब दुकानदार क्या कहता है आपको? जैसे ही आप ये करवाते हो तब दुकानदार कहता है कि ठीक है आप 6 आर्टिकल जब भी खरीदेंगे हम आपको 2 आर्टिकल फ्री दे देंगे। ठीक है भाई। आपको 2 आर्टिकल क्या मिल गए? यहां से फ्री मिल गए। ठीक। चलो आपको अब फाइंड ये करना है कि डिस्काउंट कितने का मिला। ठीक है भाई। आप दुकान से बाहर आ जाते हैं, आपको आपका एक दोस्त मिलता है, वो कहता है कि क्या खरीद के लाया भाई? तो आप कहते हो ये पेंसिल खरीद के लाया। कितनी है भाई? ये 8 पेंसिल है, 8 आर्टिकल्स है। फिर वो रेट देखता है। अच्छा हर एक के ऊपर कितने रुपए लिखे हुए हैं? 1 रुपए। तो 8 वस्तुओं पर कितने लिखे हुए हैं? 8 रुपए। फिर वो आपसे कहता है कि कितने में खरीद के लाया? तो आप कहते हो मेरे को उससे 6 रुपए देने पड़े थे इनके लिए। तो वो क्या बताएगा कितने का डिस्काउंट है? साफ साफ पता चल रहा है कि जितनी वस्तुएं आपके हाथ में हैं उनकी कीमत कितनी है? 8 रुपए। आपने जेब से कितना पे किया है? 6 रुपए। आपको डिस्काउंट कितने का मिला? 2 रुपए का, जो आपको पे नहीं करने पड़े। 2/8 लिखोगे तो 1/4 होगा। परसेंटेज में बदलना है, मल्टीप्लाई बाई 100, 25%। ठीक है। कुछ बच्चे रट्टा मारते हैं इसका। कैसे? 2 आर्टिकल फ्री, नीचे कितना आ गया? 6 + 2 8, 1/4। मेरे ख्याल से ये चीज ऐसी है नहीं कि आप इसे इस हिसाब से रटें। रीजन क्या होगा? भविष्य में इस टाइप का सवाल भी बन सकता है। बाय 2 गेट 5 कि 2 खरीदो 5 ले जाओ, इस टाइप का। अगर आप इसी सवाल को करें तो एक नॉर्मल बच्चा क्या सोचेगा कि अच्छा 2 आपको बाय करनी है। अब यहां पर बवाल हो जाएगा, क्या करें? तो वो क्या करेगा? ये 5 इधर लिखेगा या 2 + 5 करेगा, या क्या करेगा? 2 ऊपर लिखेगा, 2 + 5 करेगा। ठीक है। इस बात को भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ आ गई होगी। एक बार के लिए फिर से देख लो।
ऐसे सवालों में आपको हमेशा ही इतना सा काम अज्यूम करना है, जब भी चीजें आपको फ्री में मिलती हैं आप ये मान के चला करो एक वस्तु पर जो कीमत लिखी हुई है वो कितनी है, 1 रुपए। आप पेमेंट कर दो, फिर आपके हाथ में जितनी वस्तुएं हैं उनको देखो आपने कितना पैसा दिया, फिर जज करो आपको असल में कितने रुपए की छूट मिली। तो असल में देखा जाए तो देखना आपने पेमेंट कितने का किया है, 6 वस्तुएं हैं, एक वस्तु की कीमत कितनी, 1 रुपए, तो आपने पे कितने किए, 6 रुपए। वस्तुएं आपके हाथ में कितनी आ चुकी हैं, 8। 8 वस्तुओं पर कितनी कीमत लिखी हुई है, हमने मार्क प्राइस एक वस्तु की 1 मानी थी, 8 वस्तुएं, इसका मतलब आपकी मार्क प्राइस कितनी है, 8 रुपए। आप दुकान वाले को कितने रुपए दे चुके, 6 रुपए, तो इसका मतलब उसने आपसे कितने रुपए नहीं लिए, 2 रुपए। ये क्या है आपका डिस्काउंट, परसेंटेज में बदलना है, मल्टीप्लाई बाई 100, 4 बार कट गया, 1/4, सीधे सीधे भी आप 25% लिख सकते थे। अब देखो उन कलाकार बच्चों पर आते हैं जो इस टाइप का भी कोई सवाल बना ले। ठीक है, अभी थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि ये सवाल मैंने इस सीरीज में नहीं डाला है, इसको मैंने सोचा कि ऐसे के ऐसे डिस्कस कर दें। देखो मान लो किसी दुकान पर गए आप और कुछ इस टाइप का ऑफर चल रहा है कि बाय 2 गेट 5, इस टाइप का ऑफर है। इसका मतलब क्या हुआ, बाय 2 खरीदो और कितनी ले जाओ, 5 ले जाओ। ठीक है, अब आपके हाथ में मानना वही है, एक आर्टिकल पर जो पैसा लिखा हुआ है वो 1 रुपया, 2 खरीदो, इसका मतलब आपको 2 आर्टिकल के कितने रुपए देने पड़ेंगे, 2। लेकर कितने जाओगे, 7 नहीं लेके जाओगे भाई, साफ साफ कह रहा है गेट 5, 2 खरीदो 5 लेकर के जाओ। ऐसा मत कहना कि ये 2 तो खरीद लिए 5 और लेकर जाऊंगा, तो इसका मतलब तो आप 7 लेकर के चले गए। तो इस बात से कंफ्यूज मत होना, हालांकि रेलवे में ऐसे सवाल नहीं बनाता है, एसएससी में बनाता है, तो वहां मैंने डिस्काउंट में इस टाइप के सवाल डाले भी थे, फिर भी समझो। तो यहां पर देखना आप अपने हाथ में कितनी वस्तुएं लेकर जा रहे हैं, 5 वस्तुओं की कीमत कितनी है, मार्क प्राइस 5 रुपए, खरीदे कितने थे आप, 2, इसका मतलब 2 की एमआरपी आपने चुकाई थी, छूट कितने की मिल गई भी, 5 रुपए देने चाहिए थे, 2 ही दिए, 3 की छूट। प्रतिशत में बदलना है, गुणा 100, कितनी बार कट गया भाई, 20 बार, रिजल्ट क्या आ गया, 60%। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर चाहे वो बच्चा इस तरीके से निकाल ले चाहे वो इस तरीके से निकाल ले, क्या कहीं भी 60% बनेगा, नहीं बनेगा। 2/7 है तो ये आपका हो जाएगा 28 4/7%, यहां भी बात नहीं बनेगी। 5/7 है आपका, तो ये 14 गुणा 5 80, 81 3/7% का डिस्काउंट होगा। तो ये तो कंप्लीट ही मामला गड़बड़ा गया। इसी बात को आप दूसरे शब्दों में ऐसे समझो, जैसे आपके एग्जाम में मिलते हैं बाय 2 गेट 3 फ्री। असल में ये वाली बात है कि 2 वस्तुएं खरीदो 3 फ्री ले जाओ, लेकिन यहां पर क्या लिखा है, 2 वस्तुएं खरीदो और 5 ले जाओ। तो इसका मतलब असल में क्या हुआ, आपने 2 खरीदी और साथ में 3 मिली। ये दोनों बातें सेम ही है, बस पूछने का इनका जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है। आई होप बात समझ आ गई होगी, किसी भी प्रकार से नहीं रटना है। और ये मान के चलें आप वासु सर से पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपको मैथ्स में कुछ रटना नहीं पड़ेगा, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है। 1-2 छोटे मोटे फॉर्मूलों का देखो मैं कहता नहीं हूं, इसीलिए मैंने अपनी सेफ साइड में क्या कहा कि 4-5 फॉर्मूले आपको अर्थमेटिक में ध्यान रखने हैं स्पीड मेंटेन करने के लिए। हालांकि रेलवे में उन फॉर्मूलों की नीड नहीं पड़ती है, क्योंकि इतनी स्पीड का कोई खास रोल होता नहीं है। बहुत सारे जो सवाल हैं वो वैसे ही मैं आपको माइंड में सोल्व करने सिखा रहा हूं। 266 में इसने क्या कहा, एक दुकानदार एक स्कीम के तहत ग्राहक को 8 वस्तुएं खरीदने पर 4 मुफ्त देता है, छूट प्रतिशत वर्बली निकाल सकते हो। 8 के पैसे दिए 8 रुपए, 4 फ्री दे दी, हाथ में कितनी है 12, घर 12 लेके जाएगा, 12 की मार्क प्राइस कितनी 12 रुपए, 8 दे आया, 4 के रुपए थोड़ा ना दिए तो 4 की छूट, 4/12 1/3 33 1/3%। फिर समझना, दुकान वाले को कितने रुपए दिए, 8 वस्तुओं के 8 रुपए। क्या कहा था, एक आर्टिकल की जो मार्क प्राइस है वो आप 1 रुपी मान के चलेंगे। 8 आर्टिकल्स की मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी, 8 रुपीज। ये आपने पे किए, दुकान वाले ने 4 और दे दिए आपको, घर कितने ले गए 12 आर्टिकल की मार्क प्राइस कितनी है भाई 12 रुपीज। 8 आपने पे कर दिए, इसका मतलब 4 रुपए दुकान वाले ने नहीं लिए। 4/12 1/3
और रिजल्ट कितना आ गया भाई 33 1/3%। पिछला सवाल भी बिल्कुल आप माइंड में कर सकते थे और ये सवाल भी आप बिल्कुल माइंड में डील कर सकते हैं। 267 सवाल के स्टार लगा लेना। देखना जरा, इसने क्या कहा आपसे कि एक दुकानदार एक स्कीम के तहत ग्राहक को 5 वस्तुएं 5 आर्टिकल परचेज करने पर 3 आर्टिकल फ्री दे देता है, साथ में 20% की अतिरिक्त छूट देता है, तो कुल छूट प्रतिशत। अब यहां से ऑब्जर्व करना, इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसको डील करने का तरीका। अगर मैं कहूं एक तो पहले उसने छूट दी है 5 वस्तुएं खरीदने पर 3 फ्री, तो आपके हाथ में कितनी वस्तुएं हैं भाई 8। 5 के आपने पैसे दे दिए, 3 के आपने नहीं दिए। पहला डिस्काउंट कितना हो गया 3/8% में बदलना है गुणा 100। ये कितना होता है आपका 37 1/2। रीजन 1/8 12.5% होता है, 3 गुणा करोगे ये आ जाएगा। ठीक है, इसकी हालांकि नीड नहीं होगी, फिर भी लिख रहा हूं। तो पहले जो पार्ट है उसमें उसने डिस्काउंट दिया 37 1/2 का, दूसरे पार्ट में उसने डिस्काउंट दिया 20% का। ठीक है, अब मैं आपसे सिंपल सा सवाल करता हूं कि एक वस्तु पर 37 1/2% का डिस्काउंट है और उसके बाद एक डिस्काउंट 20% का है, तो इनके इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट क्या होगा। तो आप क्या करेंगे कि सर 20% वाली तो स्टोरी ठीक है, 5 रुपए की वस्तु कितने में चलेगी, 1 के डिस्काउंट के बाद 4 में। 37 1/2 को क्या लिखोगे, फिर से सोल्व करके 3/8 लिखा जाएगा। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, क्या हमें ये सब फाइंड करने की नीड थी। आपको साफ साफ पता चल रहा है यहां से, क्या 8 मार्क प्राइस हो गई, 3 का डिस्काउंट हो गया, तो इसका मतलब ये आपको मिला है डिस्काउंट और ये क्या है मार्क प्राइस। अगर मैं पहला ही डिस्काउंट देता तो वस्तु पर 8 रुपए लिखे थे, डिस्काउंट कितने का 3 का भाई, और वस्तु कितने में बेच देता 5 में। एक सक्सेसिव डिस्काउंट और भी देना 20% का, वो आपको पता ही है कि 5 की वस्तु 4 में जाएगी, 1 का डिस्काउंट। इन दोनों को सोल्व करोगे, 5 से 5 कट गया, यहां से ये 2 बार, फाइनल रिजल्ट आ गया 2 रुपए की वस्तु 1 में चलेगी, छूट कितने की 1 की, 1/2 आपका कितना होता है 50%। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, ये सवाल आपसे ऐसे भी कर सकता था कि एक वस्तु पर 37.5% और 20% की 2 छूट दी जाती है, उसने इसके बजाय दूसरी लैंग्वेज का सहारा लिया। अब उस लैंग्वेज को आप लिखोगे तो इस फॉर्म में लिखोगे, परसेंटेज में बदलोगे ये वाली आएगी, और उसी परसेंटेज को यूज हमें किससे करना है, रेशियो से। तो बेटर क्या रहेगा, सीधे सीधे पहले का रेशियो कि पहला डिस्काउंट इस टाइप से दिया गया 3/8, 8 मार्क प्राइस है तो 3 का डिस्काउंट। दूसरा 20% क्या लिखोगे 1/5, ये तो माइंड में चलता रहता है हमेशा कि 5 रुपए मार्क प्राइस है तो 1 का डिस्काउंट। रिप्रेजेंट करने का तरीका 5 की वस्तु 1 का डिस्काउंट 4 में, 8 की वस्तु 3 का डिस्काउंट 5 में। दोनों की इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपको लिखना है, तो सीधे सीधे आप यहां से सोल्व करके रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो एग्जाम में करने लायक बात जो थी एक बार फिर से अंडरस्टैंड कर ही लो। चलो, हो सकता है समझ आ गया हो लगभग हर बच्चे को, लेकिन मेरी तसल्ली के लिए फिर से देख लो। देखो 3 का डिस्काउंट 3 फ्री मिली, 5 खरीदी थी, घर कितनी ले गया 8, तो इसका मतलब 8 रुपए लिखे हुए हैं, तो आपकी कीमत कितनी रह जाती है 3 की छूट के बाद 5। 20% छूट है, 5 की वस्तु कितने में गई 4 में, 5 से 5 कटा, 4 से काटोगे 2 की वस्तु 1 में चली गई, 1 की छूट 2 पर 50% आपका रिजल्ट हो गया। इतना सा आपको यहां पर काम करना था। क्वेश्चन नंबर 268 की बात कर देते हैं। सवाल नंबर 268, लैंग्वेज को रीड करें सबसे पहले। तो देखो 268 के अंदर इसने क्या कहा कि 40 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 36 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर है। वह बेचते वक्त क्या करता है 1% की छूट देता है, लाभ प्रतिशत आपको निकालना है। डिस्काउंट आपको समझ में आ गया 1% का। सबसे जरूरी बात क्या, लाभ निकालने के लिए किस चीज की जरूरत होती है,
कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस की, ठीक है। डिस्काउंट भी आपको एक का देना है, तो इसका मतलब आपको मार्क प्राइस की भी नीड पड़ेगी। इसका मतलब इसने कुछ ना कुछ समझाया होगा। देखना क्या समझाया। 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 40 का या जो आपका ऑफ होता है, बोर्ड मास पढ़ चुके हैं, मतलब आपको पता है मल्टीप्लाई। 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 36 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, ठीक है भाई। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जब आप रेशियो लेंगे तो देखना एसपी नीचे आ गई, 36/40 4 से कट रहा है तो 9/10 आ गया। सॉरी, सेलिंग प्राइस कैसे लिख रहे हैं हम लोग, अंकित मूल्य के बराबर है, गलत लिख दिया, मार्क प्राइस के बराबर है। तो यहां से क्या लिखोगे, मार्क प्राइस। 40 आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है वो 36 आर्टिकल की मार्क प्राइस के बराबर है। सीपी अपॉन एमपी का रेशियो कितना निकल के आ गया, 9/10। अब देखना मार्क प्राइस कितनी है भाई आपकी, 10। इस पर 1% की छूट देनी है। 1% क्या होगा, 1/100। 100 का भाग दोगे 0 से 0, 1/10 कितना, 0.1। जैसे इसमें से आप 0.1 को लेस करेंगे, कीमत कितनी रहेगी, 9.9। ये क्या है, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस थी, मार्क प्राइस निकाल ली, डिस्काउंट दे दिया, सेलिंग प्राइस आ गई। 9 की वस्तु कितने में बिक रही है, 0.9 में। 0.9 का प्रॉफिट हो रहा है किस पर भाई, 9 पर। प्रतिशत में बदलना है, गुणा 100। इसको हटाओ, 9 से 9 कटा, रिजल्ट क्या आ गया आपका, 10%, ठीक है। जो बच्चे थोड़ा सा सुधार करना चाहते हैं वो थोड़ा सा बात को और अंडरस्टैंड करना। इसको हटा रहा हूं, इतनी बात आपने लिखी। अब आपको बार बार मैं समझाता हूं, ये आपका क्रय मूल्य है, ये आपका अंकित मूल्य है, यही होता है। मार्क प्राइस पर आप क्या करो, 1% का डिस्काउंट दे दो। 40 के अंदर 100 का डिवीजन करोगे, 0.4 आएगा। 0.4 जैसे ही घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 39.6। 36 रुपए की वस्तु 39.6 में जा रही है, डिस्काउंट प्रॉफिट कितने का, 3.6 का। किस पर भाई, 36 पर। प्रतिशत में बदलना है, यहीं का यहीं कर दो, गुणा। सो ये इससे हटा, ये इससे कट गया, रिजल्ट 10%, ठीक है। कंफर्ट फील कर रहे हो तो ये तरीका प्रीफर कर सकते हो। कंफर्ट फील नहीं कर रहे हो तो सीपी अपॉन एमपी निकालो, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, इतना लिख ही लिया है तो। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 269 की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 269, लैंग्वेज को रीड करें। देखना क्या कहा, 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 27 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब यहां पर आप मुझे छोटी सी बात ये बताना, क्या इसने डिस्काउंट की बात की, इसने कोई डिस्काउंट की बात नहीं की। जब आपको छूट दी नहीं जा रही है तो आप किस रेट पर बेचोगे, जो उसकी मार्क प्राइस है। तो यहां से आप लिख सकते थे 30 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस इक्वल में क्या है, 27 आर्टिकल का मार्क प्राइस। आपने क्या देखा, ये 27 क्रय मूल्य है और ये आपका क्या है, अंकित मूल्य। 27 रुपए की चीज 30 में चलेगी, 3 का लाभ हुआ, किसके ऊपर भाई, 27 पर। प्रतिशत में बदलना है, गुणा 100। 3 से काटा, 9 बार डिवीजन करोगे, 11×9 = 1/9% या फिर 11.11%। ये लिखा जा सकता है। इसमें कंफर्ट नहीं हो तो सीपी अपॉन एमपी का रेशियो बनाओ और उसके हिसाब से डील करो। बाकी इसके अंदर ये बात आपको समझ आ गई है, 30 का क्रय मूल्य, 27 का विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य दूसरी तरफ वाली बात, 27, अंकित मूल्य 30 हो गया। 3 का लाभ लिया, 27 पर 1/9, 11.11%, ऑप्शन बी। पूरा का पूरा सवाल माइंड में डील किया जा सकता था। चलिए भाई, सवाल नंबर 270 की लैंग्वेज को एक बार के लिए आप रीड करना। 270 की लैंग्वेज को आप रीड करो। सेशन बहुत ज्यादा लंबा तो मेरे ख्याल से नहीं होगा, देखते हैं। 270 तो देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 270 देखो, इसने क्या कहा, एक दुकानदार निम्नलिखित 4 योजनाओं में से किसी एक योजना पर वस्तु बेचने को तैयार है। बताइए ग्राहक के लिए कौन सी योजना ज्यादा फायदेमंद रहेगी। ठीक है, सारा खेल होता है यहां पर गैप का, क्योंकि जनरली आपको जो सवाल देता है उसमें
x प्लस वाई इक्वल्स टू सेम आती है। जनरली जो सवाल की बात कर रहा हूं, ए ऑप्शन में भी, बी ऑप्शन में भी, सी ऑप्शन में भी और डी ऑप्शन में भी। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि इस सवाल को जब भी कभी पास में पूछा गया है तो हमेशा ही उसने क्या किया है, एक डिस्काउंट x%, दूसरा y%, ऐड करो दोनों को 10 10 20 15 5 20 12 8 20 16 4 20। चलो अगर ये नहीं होता ऐसे तो क्या करते भाई, अलग अलग सम आता तो हर केस को अलग से सोल्व करना पड़ता। ठीक है, तो आपका काम क्या रहेगा, सबसे पहले ऐसा कोई भी केस होगा उसमें सबसे पहले चेक करें क्या चारों ऑप्शन में सम सेम बन रहा है। सम सेम बन रहा है इसका मतलब आप सीधे सीधे सवाल पर टिक मार सकते हैं। ठीक है, कैसे मारोगे भाई, कस्टमर क्या चाहता है कि 10,000 रुपए किसी घड़ी पर लिखे हुए हैं, 10,000 में खरीदना चाहे या फिर दुकान वाला कहे कि 8,000 में ले लो, तो कस्टमर क्या चाहता है, कम से कम कीमत में खरीदे। कम से कम कीमत में खरीदे इसका मतलब इसे क्या चाहिए, डिस्काउंट अधिकतम चाहिए। जब भी कभी दो लगातार आपको डिस्काउंट मिलते हैं x% और y%, इनके इक्वल में जो सिंगल डिस्काउंट आप निकालते हैं, इनके इक्वल में जो सिंगल डिस्काउंट परसेंट निकालते हैं वो क्या लिखा जाता है, x प्लस वाई माइनस x गुणा वाई बटा में 100। अब असल में देखोगे तो हर केस में ये वाली बात तो क्या बनेगी आपकी, सेम। हर केस में ये वाला जो पार्ट है ये तो आपका सेम बन ही रहा है। 10 10 20 होगा, 15 5 जोड़ोगे 20 होगा, 12 8 20 होगा, 16 4 20 होगा। सारा खेल किस पर डिपेंड है, इस बात पर, किस पर भाई, x गुणा वाई बटा में 100। अब मुझे एक बात बताओ, ये वैल्यू डिस्काउंट के कस्टमर को क्या चाहिए कि मुझे बड़ा सा बड़ा डिस्काउंट दो। डिस्काउंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, तो इसका मतलब ये वैल्यू तो हर केस में 20 बन रही है। ये वाली जो वैल्यू है ये क्या बने, मिनिमम। मिनिमम कब बनेगी भाई, जाहिर सी बात है इसका रिजल्ट आपको बड़ा निकालना है। जैसे ये 20 हो गया, इसमें से एक घटाऊं तो फायदेमंद होगा या दो घटाऊं तो फायदेमंद होगा। 20 में से एक घटाओगे डिस्काउंट 19% का, 20 में से अगर आप दो घटाओगे तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, 18 का ही डिस्काउंट आया। तो इसका मतलब आपको x गुणा y को एक छोटी से छोटी वैल्यू बनाना है। ठीक है, छोटी से छोटी वैल्यू बनाना है तो इसका मतलब x गुणा y का रिजल्ट मिनिमम जहां भी बन रहा है वही आपका आंसर है, और ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। पहले केस में क्या बना भाई, 10 गुणा 10 100, दूसरे केस में 15 गुणा 5 75, तीसरे में 12 गुणा 8 96, चौथे केस में 16 गुणा 4 64। यहां मिनिमम बन रहा है, इसका मतलब ऑप्शन क्या हो गया आपका, डी करेक्ट। ठीक है, असल में देखा जाए तो जहां कहीं भी x व y के बीच का गैप मैक्सिमम है, x और y के बीच जब भी कभी ज्यादा गैप मेंटेन होगा कस्टमर को फायदा होगा। ये असल में देखा जाए तो अलजेब्रा का पार्ट होता है। रेलवे के सिलेबस में अलजेब्रा मैक्सिमा मिनिमा नहीं है। ठीक है, चलो इस बात को हटाते हैं, कुछ बच्चों के एकदम ऊपर से चली गई होगी। असल में देखोगे तो अगर आपका ये जो गैप मैक्सिमम है वहां किसको फायदा होगा, कस्टमर को फायदा। एक बात अगर आप ध्यान रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ध्यान रहती कोई बात नहीं है, कोई तनाव नहीं लेना है, स्ट्रेस नाम की कोई चीज है ही नहीं। सीधे सीधे मुद्दे की बात करते हैं भाई, आपको फॉर्मूला आता है। ठीक है भाई, एक एक करके बात को मैं समझाता हूं। पहला ऑप्शन है 10 प्लस 10 क्या हो गया आपका, 20 हो गया। फॉर्मूला लगा रहा हूं, माइनस क्या करोगे, 10 गुणा में 10 बटा 100, यही करना पड़ेगा। दूसरे केस की बात करूं तो मेरे पास क्या है, 15 और 5 फिर 20 बन गया। यहां से क्या बना भाई, 15 गुणा 5 बटा में 100। तीसरे केस को अगर आप सोल्व करोगे तो यहां पर 20 तो है ही है आपका, 12 गुणा में 8 आप लिखोगे, बटा में क्या आएगा 100। ऑप्शन डी की अगर मैं बात करूं तो यहां 16 और 4 20 तो बनेगा ही बनेगा, 16 गुणा 4 लिखोगे, बटा में 100। आपको सिंगल डिस्काउंट का जो रिजल्ट है वो ज्यादा से ज्यादा लाना है कि मैक्सिमम कहां बनेगा। इस वाले केस में देखना, ये वाली वैल्यू 100 बनी तो 20 में से 1 चला गया, तो डिस्काउंट कितने का, 19% का। 15 गुणा 5 75 बटा में 100 करोगे, 0.75 लेस करोगे तो 19.25 का डिस्काउंट। इसमें देखना जरा, 12 गुणा 8 आपका 96 में 100 का डिवीजन करोगे, 0.96 का,
तो डिस्काउंट 9.04 का। 16 गुणा 4 64 की बात करोगे, 16 गुणा 4 64 लेस करोगे 20 में से 0.64, तो कितना आ जाएगा 19.36 का। कस्टमर को कहां फायदा होगा, 19% है, 19 से थोड़ा ज्यादा है, इससे फिर कम हो गया। सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको कहां मिला, यहां पर। तो देखो, जो भी बच्चे मान लो इस बात को असल में अंडरस्टैंड करने में उन्हें समस्या हो रही है, आपके सामने ऐसा सवाल आ ही जाए, तो आपको इतना तो ध्यान रखना ही है कि भाई सारा जो खेल था वो किस पर बेस्ड था, गैप पर। मेरी बात को ध्यान से सुनना। 4 ऑप्शन सोल्व करने से भी बेहतर क्या रहेगा कि यहां पर सारा का सारा, या तो क्या करोगे, चारों के 4 ऑप्शन चेक करोगे, फिर देखोगे क्या होगा। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो ये बात नहीं ध्यान रख पाएंगे कि गैप के बेस पर जो सवाल सोल्व होगा वो कैसे होगा। बेटर क्या रहेगा, एक बात यहां पर आज आपने देख ली कि यार गैप ज्यादा होगा या कम होगा, क्योंकि कंफ्यूजन कब होता है, गैप ज्यादा है कस्टमर को फायदा, गैप कम है जो दुकानदार है उसको फायदा। तो कई बच्चे क्या होंगे, एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते ये भूल जाएंगे कि गैप ज्यादा लें या गैप कम लें, किसका पूछा है। तो आप ऐसा करें, एक तो जहां पर आपको गैप मैक्सिमम मिले वो ऑप्शन ले लें, और एक जहां पर गैप आपको मिनिमम मिले वो ऑप्शन ले लें। 10 और 10 के अंदर गैप कितने का है, 0 का, ठीक है। 15 5 में 10 का, 12 8 में 4 का, 16 4 के अंदर 12 का। तो इसका मतलब किसको ले लें, एक तो 10 और 10 वाले को ले लें। तो 10 10 आपका कितना हो जाएगा 20, 10 गुणा 10 बटा में 100, ठीक है। अभी ये इससे कट गया, डिस्काउंट 19% का। एक जिसमें सबसे ज्यादा गैप है, 16 और 4 20, माइनस 16 गुणा 4 64 बटा में 100, 0.64 लेस करोगे तो 19.36 आ जाएगा, ठीक है। ये परसेंट हो गया। इससे फायदा क्या होगा, देखना जरा, देखो जिस बच्चे के अंडरस्टैंडिंग के अंदर ये बात आ गई, ये सवाल देखा, कस्टमर को कब फायदा होगा, जब आपका गैप मैक्सिमम। कैसे हुआ, पूरी स्टोरी समझ ली, ध्यान रहेगा, अच्छी बात है। ऑप्शन सीधे सीधे डी को टिक मार दोगे। दुकानदार को कब फायदा होगा, जब डिस्काउंट उसे कम से कम देना पड़ेगा, कम से कम मिनिमम गैप वाले पर जाओगे, ऑप्शन ए को टिक मार देंगे, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको 4 ऑप्शन सोल्व करने पड़ेंगे कि एक एक को देखें, बात पता नहीं चल रही है। अब आपके दिमाग में एक बात तो सेट हो गई कि यार गैप का खेल था, गैप मैक्सिमम हो सकता है या गैप मिनिमम हो सकता है। वो इस बात को भूल गए कि कस्टमर कौन से केस में था और सेलर कौन से केस में था। तो वो क्या करें, एक वो पार्ट उठा लें जहां पर आपके पास गैप, गलत लिख दिया मैंने, गैप मिनिमम है, और एक वो पार्ट उठा लें जिसमें गैप मैक्सिमम है। 10 और 10 का गैप 0 है, इससे कम गैप हो भी नहीं सकता। अब ये मत कहना कि सर वो 8 में से 12 घटाएंगे -4, नहीं, बड़े में से छोटे को ही घटाना है। और मैक्सिमम गैप कितना भी हो सकता है, मिनिमम आपका क्या होगा 0। मिनिमम को उठाया, ज्यादा से ज्यादा गैप किसमें मिला, 16 और 4 में 12। इन दोनों ऑप्शन को सोल्व कर लो, एक में 19% है, एक में 19.36% है। कस्टमर की बात करें, कस्टमर को फायदा कब होगा, ज्यादा डिस्काउंट। सेलर की बात करें, दुकानदार को कब फायदा होगा, उसमें। और अगर इस बात में मास्टरमाइंड हो ही गए हो तो फिर तनाव ही क्या लेना, देखो सवाल हिट मार दो तुरंत के तुरंत। तो आई होप यहां आपको बात ये अंडरस्टैंडिंग में आ गई। चलिए आज का सेशन और ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, 270 तक ही अपना टारगेट रखते हैं। जरूरी बात, जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा, पिछले चैप्टर जितने भी पढ़ा रखे हैं उन्हीं के साथ अटैच करके फिर से आपको टेलीग्राम का जो चैनल है उसके ऊपर आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगी। करना क्या है, देखो भाई, सीधी सटीक बात ये है, पढ़ाई लिखाई करोगे तो सिलेक्शन होगा। पिछले 5-6 साल का मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि ऐसा नहीं होता है कि बहुत बार ये होता है कि सर मैंने इस साल तैयारी की, मैं 4-5 महीने बाद ही मेरा सीजीएल आ गया था, प्री मैंने निकाल दिया, मेंस में मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए तो सिलेक्शन। कोई समस्या नहीं है, आपने तैयारी इतने टाइम तक की थी तो एक चांस बनता था कि बहुत से बच्चे हैं उनको क्रैक कर लेते हैं, कुछ बच्चों से नहीं हो पाता। लेकिन अगर आप कंटिन्यू मेहनत करेंगे तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं जो लगे रहे, किसी का 1 साल में हो गया सिलेक्शन, किसी को 1.5 लगा, किसी को 2 लगा, किसी को 2.5 लगा, किसी को भी 3-3.5 साल भी लग गए, ठीक है। हमेशा ध्यान रखें, चीजें रटने से, शॉर्टकट से, बार बार फॉर्मूला, हर क्वेश्चन का फॉर्मूला, हर क्वेश्चन की ट्रिक सबसे वाहियात तरीका है, ठीक है।
अर्थमेटिक आपका कंप्लीट कॉमन सेंस है और मेरा प्रयास ये रहता है कि एडवांस के जितने भी चैप्टर, मेंसुरेशन 3D आप देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, आप पूरे यूट्यूब को सर्च मार दो, जिस डेट को मैंने वीडियो डाला है उस डेट तक किसी भी एक सिंगल पर्सन ने यूट्यूब के ऊपर आपको वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट पढ़ाया हो तो बताया, फायदा क्या हुआ, नीचे जाकर कमेंट देखना आप उन्हीं वीडियोज के। भी कमेंट हम लोग तो कर नहीं सकते इतने सारे, वो बच्चे कहते हैं आपको कि सर ये वॉल्यूम से रिलेटेड सारे फॉर्मूले थे अब कॉमन सेंस में आ गए। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि हर चीज में आपके कॉमन सेंस में डालो, लेकिन एक बात ये भी आप ध्यान रखना कि सिर्फ टीचर के आने से कोई फायदा नहीं होता है। आप चीजें सीखेंगे, आप चीजों की प्रैक्टिस करेंगे। शारदा वाली मैथ की जो बुक आती है उसको लगाना स्टार्ट कर दो, रेलवे स्टेट लेवल की सारी एग्जाम्स उसमें कवर हो जाती हैं। मुझे अब तक वो ठीक बुक लगी। टेस्ट के लिए आप कोई भी टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। बेटर क्या रहेगा, जब आपका 50-55% सिलेबस हो जाए उसके बाद आप कोई टेस्ट सीरीज लगाने स्टार्ट करना। 1 घंटे मैथ्स में आपको पढ़ाता हूं, 1 घंटे जैसे वितुल सर हैं उनसे आप रीजनिंग भी पढ़ सकते हैं, मैथ्स भी पढ़ सकते हैं। डॉक्टर विपिन सर हैं वो डेली बेसिस पर आपको जीके भी करवाते हैं। तो ज्यादा भी नहीं तो आप स्टडी आईक्यू पर 3 घंटे आप हमें निकाल करके दे दो। इन्हीं के पैरेलल के अंदर 3 घंटे आप इन सब्जेक्ट को वैसे पढ़ो। 6 घंटे आप स्टडी आईक्यू के लिए स्पेयर रखें, 3 घंटे क्लास देखनी है, उन्हीं चीजों को जस्ट रिवाइज करना है, सोल्व करके देखना है। बचे हुए टाइम के अंदर आपका मन करे वो करो। मैथ्स आप जैसे मुझसे पढ़ोगे, बिल्कुल मैं 100% दावा कर सकता हूं कि पेपर के अंदर अपने वाले पार्ट से शायद ही कोई क्वेश्चन बाहर जाए। कॉन्सेप्ट वो के वो रहेंगे, कोई भी चीज आपकी नहीं बदलेगी। अप्रोच कई सारी मैं आपको सिखा रहा हूं, कैसे ऑप्शन से उठा सकते हैं, क्या जुगाड़ लगा सकते हैं। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो क्या दिमाग लगाओगे। तो आप भी पैरेलल में मेहनत करते रहें। चलिए फिर आपके जो भी सजेशन है कमेंट करके आप हमें बताएं। स्पीड से रिलेटेड पढ़ाने को लेकर किसी भी टाइप के, समझ आ रहा है तो भी ठीक है, तो भी कमेंट करेंगे सर आ रहा है समझ, नहीं भी आ रहा है तो भी कमेंट करेंगे सर मैं तो पहली क्लास से देख रहा हूं लेकिन मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। और जो बच्चे अभी आए उनका तो क्या कह सकते हैं भाई, वो तो खुद का खुद ही जाने। चलिए फिर आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।